पर्यावरण और पारिस्थितिकी श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम बात करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर और उसके बाद सॉल्व करते हैं पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न। हमारा पहला फैक्ट है, एटीपी की किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी की किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, तो वह क्रिया है जलीय अपघटन, अर्थात जलीय अपघटन के माध्यम से एटीपी से ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरा फैक्ट है, प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैवीय क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक पोषण तल में एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन में 90% जो ऊर्जा है उसका ह्रास हो जाता है और इसका जैवीय क्रियाओं में ही उपभोग हो जाता है। एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने में 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या होती है। तो एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र, जहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र संतुलित है, वहाँ पर जीवों की संख्या क्या होगी, स्थिर होगी। और जैसे ही जीवों की संख्या बढ़े घटेगी वैसे ही पारिस्थितिक तंत्र क्या होगा, संतुलन उसका बिगड़ने लगेगा। यदि किसी जंगल में हिरणों की संख्या, शेरों की संख्या कम पड़ जाए तो हिरणों की संख्या में एकाएक वृद्धि होने लगेगी और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र की संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह सीधा बनता है, इसके अतिरिक्त करीब करीब सभी पिरामिड उल्टे ही बनते हैं। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा, यह भी उल्टा बनेगा। और ये जीव भार के पिरामिड वाले क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। प्रत्येक पोषण तल के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले तल को देते हैं, तो 10% जो ऊर्जा है वह किसको देते हैं, अगले तल को देते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि जो ऊर्जा है वह 90% जो ऊर्जा है उसका क्या होता है, ह्रास हो जाता है। एक तल से दूसरे तल में कितना जो है जाता है, तो वो केवल 10% ही जाता है, 10% ही जाता है। अगला फैक्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। तो प्रकाश ऊर्जा किस रूप में बदल जाती है, रासायनिक रूप में बदल जाती है। प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि लाइट एनर्जी से वो केमिकल एनर्जी में चली जाती है। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं, मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को कहते हैं डेट्रिटस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता क्या कहलाती है, होम्योस्टेसिस। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। होम्योस्टेटिस कहते हैं इसको, जिसमें क्या होता है कि जो प्रकृति है वह अपने पारिस्थितिक तंत्र को स्वयं से संतुलित कर सकती है। किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है, इसको हम लोग कहते हैं विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन चक्रों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा क्या हो सकता होती है, हाइड्रोजन चक्र में। हाइड्रोजन चक्र में एनर्जी की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा इसको किसके रूप में ग्रहण करता है, अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। धान का पौधा किसके रूप में, अमोनियम के रूप में। चूंकि यह अपवाद है इसलिए परीक्षाओं में पूछा जाता है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन हो गया। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को, ये भी हो गया। पारिस्थितिक तंत्र के आधारभूत घटकों, जैविक, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक में से किसी एक का भी अभाव किसका कारण बनता है, अपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का। यदि कोई भी एक खत्म हो जाएगा तो जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या होता है, डायटम अर्थात सुपोषी, फिर क्या है उसके बाद में क्रस्टेशियाई अर्थात शाकाहारी उपभोक्ता, फिर उसके बाद में हेरिंग अर्थात मांसाहारी उपभोक्ता। अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों पर। लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं। तो लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया है 98 में। हेलोफाइट कहते हैं। मृदा परिवर्धन को क्या कहते हैं, तो मृदा परिवर्धन को कहते हैं मृदा जनन। वृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान कहाँ पर होता है, तो ऊपरी स्तर में होता है। दृढ़पर्णी वनों की विशेषताएं क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें शरद ऋतु में भारी वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, कम वर्षा होती है। और वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलायकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, सुपोषी। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहा जाता है, ह्यूमस। ह्यूमस ही है जो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वहाँ पर पाई जाती है, और जहाँ पर ह्यूमस काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है वहाँ पर जो फसलें हैं गेहूं और धान की, उन फसलों की उत्पादकता में काफ़ी हद तक वृद्धि हो जाती है। एक स्तर खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर तक जाने में ऊर्जा का ह्रास क्या होता है, सीडीएस में भी पूछा गया, सीपीओ में भी पूछा गया। 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, तो चार्ल्स एल्टन ने इसको प्रस्तुत किया था।
सूर्य प्रकाश में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आत्पोद्भिद। अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं? सदाहरित वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा, परंतु शरद ऋतु में, देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, वहाँ पे क्या था कि शरद ऋतु में भारी वर्षा थी और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा थी। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा और शरद ऋतु में कम वर्षा होती है। वहाँ पर किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो वहाँ पे घास वन मिलते हैं। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 बार पूछा गया। तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, वह कौन सा है? तो वह है क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। हिंदी मीडियम वाले लोग भी इसको इंग्लिश में जरूर याद कर लें, क्योंकि ऑप्शन में हिंदी मीडियम में नहीं लिख के आता है, ट्रोपोस्फेयर ही लिख करके अक्सर आ जाता है। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर्यावरण और पारिस्थितिकी के, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगले वीडियो में फिर कुछ फैक्ट और कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।